स्टूडेंट्स, आज हम लोग हैलोएल्केन्स हैलोएरीन्स का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आशा करता हूं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आप लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ स्वस्थ होंगे और आनंद में होंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके लिए ही जो है ये सारे वीडियोस बन रहे हैं ताकि आप अपने अपना भविष्य उज्जवल कर सकें, अपनी जो भी आपकी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो पूरा कर सकें। इसलिए एक्सपर्ट एकेडमी आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अपना एक छोटा सा प्रयास आपके लिए कर रही है। तो आइए हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन्स। तो बेटा यहां पर एक बात क्लियर कर दें कि एल्केन्स हैलोएल्केन्स आर इजीली गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑर्डिनरी कंडीशन, बट हैलोएरीन्स gives nucleophilic substitution reaction only in the drastic condition in the presence of temperature, high pressure, and also we can increase the rate of reaction by attaching the electron withdrawing group to the benzene ring। तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन्स की। तो रिएक्शन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं बताता हूं आपको कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती क्या है। दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच अ न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर देता है। माने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर देता है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए जैसे ये एल्काइल हैलाइड है RX, ये कोई एल्काइल हैलाइड है। हम इसको किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कराते हैं। अब देखिए X भी, यहां पर X माने लीविंग ग्रुप माने दोज ग्रुप्स विच easily separated from the substrate are called leaving group। तो यहां पर देखिए X के प्लेस पर NU आ गया और X माइनस भी एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल। माने एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या बेटे है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी एग्जांपल हम आगे लेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। न्यूक्लियोफाइल वर्ड दो वर्ड से है। न्यूक्लियो माने न्यूक्लियस, फिलिक माने टू लव। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। आप समझिएगा न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज का मतलब क्या है। न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ बेटा, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज के पास कौन जाना चाहेगा, जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, या जो लोन पेयर रखे होगा, माने जिससे ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो, उसे हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल्स। तो सिंपली न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। याद रखिएगा, लुईस बेस मत समझ लीजिएगा। यहां पर दोनों में सिमिलरिटी होती है, यहां पर भी लोन पेयर होता है, वहां पर भी लोन पेयर होता है, बट यहां पर हम बात करेंगे कि टेंडेंसी टू फॉर्म द बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। वो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा जिसकी सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाने की एबिलिटी ज्यादा होगी। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी होती है, दे हैव नेगेटिव चार्ज। ये दो तरह के होंगे बेटा, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल। नेगेटिव जैसे X माने कोई भी हैलोजन, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, NO2 माइनस, HCl माइनस, SH माइनस, NH2 माइनस, etc।
ये सब क्या तुम्हारे नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूट्रल में H2O, ROH, NH3 ये क्या बेटा न्यूक्लियोफाइल्स है। अब यहां पर बात समझिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है रिएजेंट। जब रिएजेंट सबस्ट्रेट पर अटैक करता बेटा तब बनता है प्रोडक्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के कितने कंपोनेंट है, दो, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। जब रिएजेंट सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट यहां पर दो तरह के होंगे, एक कार्बोकेटायन और एक कार्बोएनायन। फ्री रेडिकल भी होते हैं, अभी स्पेशली आप यहां समझिए, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन। रिएजेंट भी आपके दो तरह के, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। कार्बोकेटायन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और कार्बोनाइन क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच पर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इसलिए हमेशा कार्बोकेटायन पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। कार्बोनाइन पर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये याद रखिएगा, क्योंकि कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, कार्बोनाइन इलेक्ट्रॉन रिच है। तो कार्बोकेटायन पर हमेशा कौन अटैक करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल। तो एक बात यहां पर सीधी सीधी हो गई कि हमें दो बातें जरूर याद रखनी है हमेशा पूरे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, कि यहां पर कार्बोकेटायन और न्यूक्लियोफाइल्स की चर्चा होगी। किसकी चर्चा होगी बेटा, कार्बोकेटायन और न्यूक्लियोफाइल्स की चर्चा होगी। अब समझिएगा कि कार्बोकेटायन जिसको आप कार्बोनियम आयन बोलते हो, पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तब आपका प्रोडक्ट बनेगा। कार्बोकेटायन माने कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल माने इलेक्ट्रॉन रिच। जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात होती है। क्लियर। यह कार्बोकेटायन तभी बनेगा जब इस पर कोई आकर के बॉन्ड बना रहा होगा तो टूटेगा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा। मतलब सीधी सी बात है कि यहां पर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन की बात होगी। ये आपका प्रोडक्ट बना। अब जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं इनमें एक कैटेगरी है बेटा एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स, दोस न्यूक्लियोफाइल्स which have two atoms, those nucleophiles which can bonded with the substrate by two different atom of the न्यूक्लियोफाइल, उसे हम लोग कहेंगे बेटा एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। जैसे बेटा इसका एग्जांपल समझिएगा, Cn माइनस, NO2 माइनस, HCl माइनस, ये दोनों आपके कोर्स में है स्पेशली। आप देखिएगा Cn माइनस, समझिएगा ये N के बाद लोन पेयर है, C पर
नेगेटिव चार्ज आया तो इसके पास भी, तो N के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, B के पास, C के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोथ आर एबल टू बॉन्ड द सबस्ट्रेट। सेम NO2 में O भी बॉन्डिंग कर सकता है, N भी बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक, अब अगर सबस्ट्रेट से C जुड़ा तब इसको हम साइनाइड बोलते हैं। सबस्ट्रेट से N जुड़ा तो आप देखिएगा N और C के बीच दो कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, तो ये आइसोसाइनाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर सबस्ट्रेट से N जुड़ेगा तो ये नाइट्रो कंपाउंड बनाएगा, और सबस्ट्रेट से O जुड़ेगा तब बेटा ये नाइट्राइड बनाएगा। ठीक, तो ये आपके एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिनमें दो तो बेटा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिनमें दो एटम्स के पास एबिलिटी होती है टू फॉर्म द बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। दो न्यूक्लियोफाइल्स व्हिच हैव टू एटम्स हैव एबिलिटी टू फॉर्म द बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। स्पेशली आपको यहां पर Cl- और NO2- पढ़ना है। अब HCl में भी समझिएगा, अगर S जुड़ा या N जुड़ा, S जुड़ा तो इसको बोलेंगे क्या बेटा, थायोसाइनाइड। अगर N जुड़ा तो आइसोथायोसाइनाइड। तो ये हो गया आपका कार्बोकैटायन, ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने रिएक्शन की तरफ। हमने कहा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which a nucleophile is substituted by another nucleophile। इस न्यूक्लियोफाइल को Nu- से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। Nu- is the symbol of न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, इस रिएक्शन का नाम हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके हम लोग एग्जांपल देते हैं। अब हम लोग फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, कि आपने एल्काइल हैलाइड को लिया, HCl को लिया, आपने क्लोरो एल्केन को लिया, इसको आपने एक्वस NaOH से रिएक्ट करा दिया, देन OH ROH बना, माने अल्कोहल बना और NaCl निकल गया। माने अगर आपको किसी एल्काइल हैलाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट कराना है तो आप एक्वस NaOH या KOH से रिएक्ट कराओगे। ये एक्वस NaOH या KOH क्या देंगे, ये देंगे OH- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। आप देखिएगा बेटा RCl, तो यहां पर OH- ने क्या किया, Cl- को रिप्लेस कर दिया, तो एक न्यूक्लियोफाइल आया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। OH आया, Cl हट गया, तो इसलिए ये भी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बेटा याद रखिएगा, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, Ri इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, देन RBr, देन Cl, देन Rf। माने डिक्रीजिंग ऑर्डर। आप कहने का मतलब I is a strong leaving group, then Br, then Cl, then F। माने I- is a strongest leaving group। माने ये स्ट्रॉन्गेस्ट अपने हैलोजन परिवार की बात हो रही है इसकी, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है, ये कमजोर होगा, ये और कमजोर। ये कहने का मतलब किसी एल्काइल हैलाइड से इसको निकालना मुश्किल होगा और इसको निकालना क्या होगा, आसान होगा। I- किसी एल्काइल हैलाइड से आसानी से रिमूव हो जाएगा, F- आसानी से रिमूव नहीं होगा।
अब हम दूसरी रिएक्शंस की बात करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन की चर्चा करेंगे बेटा। तो अभी आपने देखा कि आपने एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल से रिएक्ट कराया तो क्या हुआ। अब नंबर 2 पर देखिएगा कि अगर हम किसी एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक एल्कोहलिक KCN या NaCN से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा। आप देखिए, अगर आप किसी एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक KCN से रिएक्ट कराओगे तो साइनाइड बनेगा, एल्काइल साइनाइड। ये रिएक्शन कैसे हुई बेटा, RH, यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटा, CN माइनस, इसने X माइनस न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया। ठीक, तो जैसे आपने ले लिया CH3 CH2Br, आपने इसको एल्कोहलिक KCN से रिएक्ट कराया तो ये हो गया CH3 CH2CN प्लस KBr। ठीक, माने आपने इथाइल ब्रोमाइड को इथाइल साइनाइड में कन्वर्ट कर दिया। इसका केसी नाम लिखोगे तो ये है प्रोपेन नाइट्राइड। याद रखिएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन इन अ कार्बन चेन। अगर हम इसका रिडक्शन कराएं तो ये मीन में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस करा दें तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें आप X को रिप्लेस करते हो, X रिप्लेस्ड बाय CN माइनस, माने X न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय CN माइनस न्यूक्लियोफाइल। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे आपके कन्वर्जन में काम आएगा। चूंकि CN माइनस एक एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल है तो यहां पर एक हम इसका दूसरा प्रारूप भी देखेंगे कि अगर हम किसी एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक AgCN से रिएक्ट कराएं तो आइसोसाइनाइड यहां पर मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक, आइसोसाइनाइड मैंने आपसे कहा पहले ही कि जब आइसोसाइनाइड बनेगा तो याद रखिएगा N और C के बीच एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, यह आइसोसाइनाइड बना। ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि Cn माइनस एक एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। जैसे हमने लिया CH3 Cl AgCN CH3NC प्लस AgCl, ये हो गया मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब एक बात यहां पर आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, इस पर रीजनिंग क्वेश्चन आता है कि वाई एल्काइल हैलाइड on reaction with KCN gives cyanide, whereas on reaction with AgCN gives isocyanide। याद रखिएगा, जब आप किसी एल्काइल हैलाइड को KCN से रिएक्ट कराते हो या किसी एल्काइल हैलाइड को AgCN से रिएक्ट कराते हो तो यहां पर दोनों ही केस में दो प्रोडक्ट बनते हैं। जब आपने एल्काइल हैलाइड को KCN से रिएक्ट कराया तो उस केस में R
CN माने साइनाइड और आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। और जब आपने एल्काइल हैलाइड को AgCN से रिएक्ट कराया तब भी आइसोसाइनाइड और साइनाइड बना। लेकिन गड़बड़ कहां होगा? गड़बड़ ये होगा कि जब आप एल्काइल हैलाइड को KCN से रिएक्ट कराओगे तो साइनाइड एक मेजर प्रोडक्ट होगा और आइसोसाइनाइड एक माइनर प्रोडक्ट होगा। वही जब आप AgCN से रिएक्ट कराओगे तो आइसोसाइनाइड एक मेजर प्रोडक्ट होगा और साइनाइड एक माइनर प्रोडक्ट होगा। क्लियर? ऐसा क्यों हो रहा बेटा? ध्यान से समझिएगा। इन केस ऑफ KCN, बॉन्ड between K and CN is purely ionic bond. So after bond cleavage या bond fission, C becomes negatively charged and hence preferentially bonded with the substrate to form cyanide. Also CC bond to form cyanide, not isocyanide, because CC bond is strong than CN bond. तो बेटा KCN ये बॉन्ड टूटा K पर पॉजिटिव और ये जो निगेटिव चार्ज आया ये किस पर आया बेटा? C पर। तो देखिए लोन पेयर दोनों के पास है लेकिन C के पास निगेटिव चार्ज भी है तो इसलिए C प्रेफरेंशियली बॉन्ड निकलेगा, N नहीं करेगा। कर सकता है इसलिए आइसोसाइनाइड बन रहा। दूसरी बात, जो आइसोसाइनाइड बनेगा भी उसका बॉन्ड कमजोर होगा, रिजल्ट वो एक अनस्टेबल कंपाउंड होगा और साइनाइड क्या होगा? स्टेबल कंपाउंड होगा। इसीलिए यहां साइनाइड मेजर और आइसोसाइनाइड क्या है? माइनर प्रोडक्ट है। अब हम बात करें इन केस ऑफ आइसोसाइनाइड, उसको मैं ऐसे समझा दे रहा हूं। इन केस ऑफ AgCN, bond between Ag and CN is covalent bond. So both separated without charge and hence only and hence। तो अब हम लोग देखते हैं कि when an alkyl halide is treated with AgNO2 then नाइट्रोएल्केन इज ऑप्टेड। अगर आपको बेटा नाइट्रोएल्केन चाहिए आप क्या करोगे प्यारे? आप उसको AgNO2 से रिएक्ट कराओगे। तो अगर हम किसी अल्काइल हैलाइड को AgNO2 से रिएक्ट कराते हैं हमें नाइट्रोएल्केन। क्लियर? जैसे हमें मिथाइल क्लोराइड को रिएक्ट कराया
AgNO2 सर, नाइट्रो मीथेन वगैरह। अब हम क्या करें, ध्यान रखिएगा, अगर आपको नाइट्रो एल्केन चाहिए तो रिएजेंट क्या लेना है, AgNO2 कन्वर्जन में। अगर आपको नाइट्राइट चाहिए तो क्या लेना है, KNO2 लेना है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्यों, देखिए कि KNO2 को लेने पर नाइट्राइट मेजर प्रोडक्ट क्यों बन रहा है। KNO2 में K और NO के बीच का बॉन्ड ये आयनिक बॉन्ड है, प्योरली आयनिक बॉन्ड है। आफ्टर द बॉन्ड क्लीवेज ये देखिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। O preferentially bonded with the substrate to form the nitride. In case of AgNO2, this bond is covalent bond. So after bond cleavage, no negative charge, hence preferentially N bonded to the substrate to form the nitro compound. तो कन्वर्जन के लिए बेटा लोगों याद रखना कि अगर आपको नाइट्रो कंपाउंड बनाना है देन यू मस्ट टू टेक AgNO2, अगर आपको नाइट्राइट बनाना है तो KNO2। क्लियर। लेकिन एक बात और बता दें आपको कि दोनों ही रिएक्शन में नाइट्रो और नाइट्राइट बनते हैं। जब आप KNO2 लेते हो तो नाइट्राइट मेजर प्रोडक्ट होता है, नाइट्रो माइनर प्रोडक्ट होता है। जब आप AgNO2 लेते हो तो नाइट्रो मेजर प्रोडक्ट होता है और नाइट्राइट माइनर प्रोडक्ट होता है। क्लियर। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसी सॉल्वेंट मीडियम में होगा तो यहां पर आपको एक छोटी सी बात और समझा दें कि जो ये सॉल्वेंट मीडियम होंगे ये तीन तरह के होंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम मीडियम लेते हैं, सॉल्वेंट मीडियम लेते हैं, सॉल्यूशन का जो मीडियम लेते हैं वो तीन तरह का लेते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, हर रिएक्शन में अलग अलग होगा, तीनों एक साथ नहीं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक माने पोलर नॉन प्रोटिक भी, प्रोटिक माने प्रोटॉन से जो H+ आयन दे, ऐसा सॉल्वेंट जो H+ आयन दे उसे हम बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और ये सॉल्वेंट कौन सा हो सकते हैं, याद रखिएगा, जिनमें OH बॉन्ड होगा या NH बॉन्ड होगा, OH या NH प्रेजेंट होगा, वही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे। माने अब पोलर सॉल्वेंट which can release H+ ion in the medium called polar protic solvent like H2O, alcohol, acid, ammonia, amines। ठीक, मतलब सिंपल सा याद रखिएगा, जिनमें OH बॉन्ड या NH बॉन्ड होगा। अब हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ऐसे सॉल्वेंट जो H+ आयन रिलीज नहीं कर सकते हैं उन्हें हम लोग बोलेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे देखिए एसीटोन, माने जिनमें NH या OH बॉन्ड नहीं होगा वो एप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएंगे। एसीटोन, डाइमिथाइल सल्फाइड, HCO, डाइमिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड, ये आपके पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। देखिए यहाँ पर कोई भी NH या OH बॉन्ड नहीं है, बल्कि ये पोलर है। नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसमें आपका देखिए CCl4 नॉन पोलर है, CH2 बेंजीन, टॉलुइन, ये सब क्या होंगे बेटा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पर तीन तरह के सॉल्वेंट की बात होगी, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, एप्रोटिक माने नॉन प्रोटिक, और नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने ये वैरायटी देखा, और भी बहुत सारी रिएक्शंस होती है बेटा, बहुत सारी रिएक्शंस है, उनका सबका तरीका एक ही जैसा होगा। जैसे एक रिएक्शन होती है आपकी, अगर हम किसी एल्काइल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड से रिएक्ट कराएं तो थायोआल बनता है।
क्या बनता बेटा? थायोल, माने एल्केन थायोल। जैसे बेटे OH ग्रुप के लिए आप आईपीसी में क्या लिखते हो? ऑल, तो क्या हो जाता है ये एल्केन और की रिप्लेस होकर ऑल। ऐसे बेटा SH के लिए हम लिखते हैं थायोल। अब आपने एल्केन मिथायोल जोड़ा, ई वावेल, लेकिन की वावेल नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, एल्केन थायोल हो जाएगा। ठीक, तो आप किसी अल्काइल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड से रिएक्ट कराओगे तो एल्केन थायोल बनेगा, और यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कौन होगा? SH- इस रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल होगा। तो SH- न्यूक्लियोफाइल X- न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। जैसे बेटा हमने लिया इथाइल ब्रोमाइड, अब ये इथाइल ब्रोमाइड को हमने सोडियम हाइड्रोसल्फाइड से रिएक्ट करा दिया, तो ये बन गया बेटा इथेन थायोल। इथेन थायोल, इसका कॉमन नेम बेटे इथाइल मरकेप्टेन। ये एलपीजी में यूज होता है, इसी की स्मेल होती है जिससे एलपीजी गैस के लीकेज का पता चलता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बेटे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की दो वैरायटी हम यहाँ पढ़ेंगे, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा SN1 रिएक्शन। इसके पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिएगा, किसी भी रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको। कौन कौन? एक सबस्ट्रेट और एक रिएजेंट। जब सबस्ट्रेट पर रिएजेंट अटैक करता है तो प्रोडक्ट बनता है। क्लियर? आप चूंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हो, यहाँ पर सबस्ट्रेट कौन होगा? मैंने पहले भी आपसे कहा था कार्बोकेटायन। रिएजेंट कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल, तो बन जाएगा प्रोडक्ट। और सबस्ट्रेट कार्बोकेटायन यहाँ पर कौन बनाएगा? यहाँ पर एल्काइल हैलाइड बनाएगा। ठीक, तो एल्काइल हैलाइड पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा। अब S माने सब्स्टिट्यूशन, N माने न्यूक्लियोफिलिक, 1 माने यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब रिएक्शन रेट कंपोनेंट तो दो है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट, बट यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक पर डिपेंड करेगा, और इस पर डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, या बोलो कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, बात एक ही है। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज इन दिस रिएक्शन rate of reaction depends only on the concentration of one component, that is the substrate, doesn't depend on the concentration of nucleophile. दूसरी बात, SN1 reaction takes place in the presence of polar protic solvent. SN1 reaction किसकी प्रेजेंस में होगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगा। ये आपको याद रखना है, SN1 reaction takes place in presence of polar protic solvent। दूसरी बात बेटा, क्योंकि एक SN1 रिएक्शन जो है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसलिए SN1 रिएक्शन कैसा होगा? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। कैसा होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, माने इट फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्लियर? तो रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। दूसरी बात, that's why it is a first order reaction. This reaction takes place in two steps. The SN1 reaction takes place in two steps: formation of carbocation और second is attack of nucleophile.
याद रखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन ये आपका स्लो स्टेप होगा और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ये फास्ट स्टेप होगा। जिस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो फास्ट स्टेप होता है किसी भी रिएक्शन में, और जिसमें कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन बनेगा वो स्लो स्टेप होगा, क्योंकि वहां पर बॉन्ड टूटता है। बॉन्ड टूटना, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी चाहिए माने वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है, और आप फर्स्ट ईयर में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हो कि एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस होती हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। और जब रिएजेंट अटैक करता, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज अ एक्सोथर्मिक। और जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो स्पॉन्टेनियस होती है, वो फास्ट होती है। इसीलिए जिस स्टेप में बॉन्ड ब्रेक होगा वो स्लो स्टेप होगा, और जिस स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो फास्ट स्टेप होगा। तो SN1 रिएक्शन के दो पार्ट होंगे, ये दो स्टेप में कंप्लीट होगा। फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, सेकंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहां पर हमने टर्शियरी एल्काइल हैलाइड लिया, इसको न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कराया, तो यहां पर ये जहां पर ये X न्यूक्लियोफाइल था वो रिप्लेस हो गया इस न्यूक्लियोफाइल को Lu-, ये न्यूक्लियोफाइल का सिंबल है, ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसकी जरा मैकेनिज्म को समझिएगा। पहले स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये R यहाँ पर हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ किसके बीच, CH बॉन्ड के बीच, तो ये स्टेप आपका स्लो स्टेप हुआ। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन गया, और जो इससे जुड़ा हुआ न्यूक्लियोफाइल अलग हो गया। सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये फास्ट स्टेप होगा, और न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो याद रखिएगा, ओनली स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप पर रेट डिपेंड करता है, फास्ट स्टेप पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो इतना फास्ट होता है कि उसकी कंसंट्रेशन में चेंज को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। अब एक जनरल, ये तो जनरल एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल लेके हम इसकी मैकेनिज्म को आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब हम लेते हैं ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को, इसको एक्वस NaOH से, यहां पर भी न्यूक्लियोफाइल से भी काम चलेगा। SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है। अब आप देखिए यहां पर NaOH का OH- न्यूक्लियोफाइल था, ये Br न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया। ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ध्यान से समझिएगा, यहाँ कुछ बातें आपको और बताएंगे जो आपके काम की चीज है। ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन गया बेटा, और ये स्टेप स्लो स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब इस रिएक्शन में आपका न्यूक्लियोफाइल कम होगा। यहां देखिएगा, ये आपने एक्वस NaOH लिया है, OH- यहां पर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा। ये स्टेप फास्ट स्टेप होगा और ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा।
इस स्टेप पे तो कोई दिक्कत नहीं, फास्ट होता है। लेकिन जरा इस स्टेप को गौर से देखना, जिस रिएक्शन में ये स्टेप तेज हो जाए वो रिएक्शन ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी। और किस केस में ये रिएक्शन ज्यादा तेज होगा? जिस केस में ये कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। कार्बोकेटायन, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं साहब अगर स्टेबल है ज्यादा रिएक्टिव कौन है? रिएक्टिव ये है, स्टेबल ये है, और इसके बनते इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ये आसानी से बॉन्ड क्लीवेज होगा, बॉन्ड फ्यूजन इजीली। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में नहीं रहना चाहता, ये मॉलिक्यूल इस बॉन्ड को ब्रेक करके इस फॉर्म में आना चाहता है जिससे वो स्टेबल हो जाए। तो जिस एल्काइल हैलाइड का कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, वो एल्काइल हैलाइड उतना फास्ट SN1 रिएक्शन देगा। ये आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। फिर से सुन लीजिए, जिस एल्काइल हैलाइड का कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो एल्काइल हैलाइड उतना फास्ट SN1 रिएक्शन देगा, उस केस में उतना इजीली कार्बोकेटायन बनेगा। और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल तो फास्ट है, अगर कार्बोकेटायन बनने का रिएक्शन भी फास्ट हो जाए तो वाला रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। क्लियर? तो अब आगे देखिए, तो ये आपकी इसकी मैकेनिज्म हुई, इसमें समझिएगा कैसे होगा। एक सेंटेंस ध्यान लिख लीजिए, the alkyl halide which form, the alkyl halide which can form most stable carbocation gives faster SN1 reaction। वो सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन देगा। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक बेटा। अब दो तीन बातें यहाँ और SN1 रिएक्शन के बारे में समझ जाइए। पहली बात मैंने कहा कि SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट। SN1 रिएक्शन फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स because in this reaction the rate of reaction depends only on the concentration of one component, that is the substrate. It is a two-step reaction. First is a slow step, formation of carbocation. Second is the fast step, attack of nucleophile. और जो एल्काइल हैलाइड जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा उस एल्काइल हैलाइड की SN1 रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। अब दूसरी बात समझिएगा बेटा कि in case of SN1 reaction, elimination reaction product is the side product। SN1 रिएक्शन में एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और एलिमिनेशन रिएक्शन का एक साइड प्रोडक्ट होगा। ये आप कह लीजिए कि इन SN1 रिएक्शन एलिमिनेशन इज अ साइड रिएक्शन, एलिमिनेशन इज अ साइड रिएक्शन। अब आप देखिएगा आगे हम बात करते हैं SN1 reaction, racemic mixture is formed। Racemic mixture 50% E enantiomer और 50% L enantiomer का मिक्सचर होता है। इसका मतलब ये जो रेसिमिक मिक्सचर होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसका मतलब
जो SN1 रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। दूसरी बात, इन SN1 रिएक्शन रिटेंशन टेक्स प्लेस, माने जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो रिटेंशन का होगा। अब देखिए कौन से कंपाउंड फास्टर SN1 रिएक्शन देंगे बेटा, ये हम समझ लेते हैं फट से। तो सबसे फास्टर SN1 रिएक्शन देगा बेटा आपका बेंजीलिक हैलाइड, फिर एल्डिक हैलाइड, फिर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और सबसे स्लो देगा मिथाइल हैलाइड। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। इसका रीजन बिकॉज बेंजीलिक कार्बोकेटाइन is more stable than allylic carbocation is more stable than 3 degree carbocation is more stable than 2 degree carbocation is more stable than 1 degree carbocation is more stable than methyl carbocation, decreasing order of stability। तो बेटा बेंजीलिक एल्काइल हैलाइड चूंकि बेंजीलिक कार्बोकेटाइन बनाएगा, बेंजीलिक कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन बेंजीलिक हैलाइड, इसलिए बेंजीलिक हैलाइड इजीली हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। फिर एल्डिक ज्यादा स्टेबल होगा। इन दोनों की स्टेबिलिटी इनसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ रेजोनेंस होगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इससे ज्यादा बनेगा। इनकी स्टेबिलिटी कारण क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। बट हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट्स बाय रेजोनेंस स्टेबिलिटी, इसीलिए इनकी स्टेबिलिटी इनसे ज्यादा होगी। तो इनका हैलाइड इजीली कार्बोकेटाइन बनाएगा इनके हैलाइड से। क्लियर? ये हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब हम देखते हैं बेटा दूसरी रिएक्शन जिसका नाम है SN2 reaction। Now SN2 reaction फटाफट देखते हैं लोग। SN2 reaction क्या होती है? SN2 reaction S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 2 मतलब बाई या डाई। तो कॉम्बिनेशन नाम क्या हो जाएगा? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction। अर्लियर हमने पढ़ा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन 2 पार्ट पर डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट और रिएजेंट पर। बाई मॉलिक्यूलर है और यहाँ पर सबस्ट्रेट एल्काइल हैलाइड होगा, रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल होगा। इसका मतलब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात बेटा, ये रिएक्शन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगी। यहां पर हमें प्रोटोनेशन की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो रेट एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए
इस रिएक्शन का नाम बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, माने ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 पर डिपेंड कर रहा है। ये वन स्टेप रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? वन स्टेप। इन दिस रिएक्शन कार्बोकेटायन इज नॉट फॉर्म। याद रखिएगा, मेन पॉइंट है। इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बन रहा था, ये मेजर डिफरेंस है, याद रखिएगा। ठीक। दूसरी बात, नो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज फॉर्म। कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ओनली ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। केवल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब आपके दिमाग में आएगा ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट मैक्सिमम एनर्जी स्टेट होती है। तो जैसे मैंने कहा बेटा कि ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा इसमें, और ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग मैक्सिमम एनर्जी स्टेट बोलते हैं, क्योंकि इस स्टेट में एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा होता है कि एनर्जी मैक्सिमाइज हो जाती है और स्टेबिलिटी मिनिमाइज हो जाती है। माने इन दिस स्टेट द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स oriented in such a manner that energy is maximized and stability is minimized in the transition state. तो now अब हम एग्जांपल लेते हैं। ये हमने कोई 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं। Nu माइनस ये न्यूक्लियोफाइल है, ये X न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा और ये आपका प्रोडक्ट बन गया। इसकी मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। ये अल्काइल हैलाइड है। दूसरी बात याद रखिएगा, इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल attached from back side to the substrate for proper orientation। समझिएगा, ये न्यूक्लियोफाइल है भैया, तो ये भी तो न्यूक्लियोफाइल ही है। अगर ये सामने से अटैक करेगा तो यहां पर रिपल्सन हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए इसको पीछे के रास्ते से आक्रमण करना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, जब पीछे से अटैक करेगा तो ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। इसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स कुछ ऐसे ओरिएंटेड होंगे कि एनर्जी मैक्सिमाइज हो जाएगी, और अगर किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी मैक्सिमाइज हो जाएगी तो स्टेबिलिटी मिनिमाइज हो जाएगी। मैक्सिमम energy equal to minimum stability, and then it will be converted into the product। जैसे हमने यहां पर लिया बेटा, दूसरा एग्जांपल लिया हमने इथाइल ब्रोमाइड को लिया, इसको एक्वस NaOH से रिएक्ट कराया, तो Br न्यूक्लियोफाइल OH माइनस न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो गया, तो साफ साफ यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OH माइनस। आप देखिएगा, चाहे आप इसको ऐसे यहाँ ब्रेक करके दिखा दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। Na प्लस OH माइनस, इसकी मैकेनिज्म OH माइनस देखिए बैक से अटैक करेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, एंड दिस इज द योर प्रोडक्ट। अब एक बात समझनी है कि जैसे मान लीजिए ये आपका कोई 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, आप इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसका कराना चाह रहे हो, न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करना चाह रहे हो, तो ये आने वाले न्यूक्लियोफाइल को ये ग्रुप क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो ये बल्कियर ग्रुप्स
आने वाले कमिंग न्यूक्लियोफाइल्स को रिपेल करेंगे और इस घटना को हम लोग बोलते हैं बेटा स्टेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्टेरिक इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस। Bulkier group repel to each other on the Bulkier group repel the coming groups। इसका मतलब जिस एल्काइल हैलाइड में मिनिमम स्टेरिक इफेक्ट इन एल्काइल हैलाइड faster is the SN2 reaction। तो कहने का मतलब अगर बेटा स्टेरिक इफेक्ट कम हो जाएगा मॉलिक्यूल के बीच में, जिस एल्काइल हैलाइड में स्टेरिक इफेक्ट सबसे कम होगा उस एल्काइल हैलाइड की SN2 रिएक्शन देने की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा होगी। तो मिनिमम स्टेरिक इफेक्ट फास्टर इज द SN2 रिएक्शन। सिंपल सा लॉजिक है, जिस एल्काइल हैलाइड में सबसे कम बल्कियर ग्रुप जुड़े होंगे CX के पास, माने जो आपका जहां पर हेलोजन जुड़ा है उस एल्काइल हैलाइड की SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। क्लियर? इसलिए बेटा मिथाइल हैलाइड सबसे फास्टर देगा, देन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, देन 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और सबसे स्लो देगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। यहां पर एक बात आप और समझ लीजिएगा कि जैसे आप छाता लेके जा रहे हो और तेज हवा आए तो आपका छाता घूम जाता है, अम्ब्रेला पूरा घूम जाता है। उसी तरह से देखिए यहां पर भी जो रिएजेंट है वो लीविंग ग्रुप से एकदम अपोजिट आ जाता है। इसीलिए इन SN2 रिएक्शन इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन इज फॉर्म। तो अब हम SN1 SN2 रिएक्शन आपने समझ लिया। SN2 रिएक्शन सबसे ज्यादा मिथाइल हैलाइड देगा, माने जिसमें स्टेरिक इफेक्ट सबसे कम होगा। SN1 रिएक्शन कौन दे रहा था? जो सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बना रहा था। SN1 रिएक्शन प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगा। SN2 रिएक्शन ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगा। SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है, SN2 रिएक्शन में कार्बोकेटायन नहीं बनता है। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप है, SN2 रिएक्शन 1 स्टेप है। SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक करता है, SN2 में बैक से अटैक करता है। क्लियर बात? SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनेगा, SN2 में इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। SN1 रिएक्शन में elimination is a side reaction. In SN1 reaction, elimination reaction is a side reaction, but in SN2 reaction, no elimination reaction। यहाँ पर कोई भी elimination reaction नहीं होगी। दूसरा SN1 reaction फर्स्ट ऑर्डर है, SN2 reaction क्या बेटा? सेकंड ऑर्डर है। क्लियर? तो ये आपका हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो पार्ट्स SN1 एंड SN2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप हमें जो भी डाउट्स है उसको व्हाट्सएप से पूछिए। आप व्हाट्सएप भेज दीजिए, हमें टेक्स्ट मैसेज भेज दीजिए, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। अगला हम जो लेंगे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोजेन्स। थैंक यू।